हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था टाइप कास्टिंग के बारे में, ऑपरेटर्स के बारे में और वेरिएबल्स के बारे में। तो चलिए हम लोग इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। मेरा नाम है अरविंद और मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स में किस तरह से काम करते हैं। पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, क्या इनका यूज़ होता है। ठीक है, तो हम लोग सारी चीज़ों को वन बाय वन समझेंगे। तो चलिए आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड स्क्रीन पे और समझते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। तो एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं और इस फाइल का हम कोई भी एक नाम दे देते हैं। सपोज़ हमने नाम दे दिया कंडीशन, बस नाम दे देते हैं कंडीशन डॉट एक्सटेंशन। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पाइथन फाइल क्रिएट करने वाले हैं तो इसका एक्सटेंशन .py होगा। तो हमने एक कंडीशन पाइथन फाइल एक क्रिएट कर ली है और हम लोग यहाँ पे काम करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट में। तो देखिए कंडीशन से आपका क्या मतलब है। आप लोग क्या करते हैं, कोई आपने कंडीशन रखी कि सपोज़ कि मान लीजिए अगर कोई नंबर है, आपने कंडीशन रखी x में अगर कोई इवन नंबर है। देखिए दो कंडीशन यहाँ पर बन सकती हैं कि x में या तो कोई इवन नंबर है या तो ऑड नंबर है। तो आपने कहा कि अगर x में इवन नंबर है तो हम ऐसा करेंगे और अगर x में ऑड नंबर है तो हम ऐसा करेंगे। यानी कि यहाँ पर हम लोग एक कंडीशन पे बात कर रहे हैं कि अगर ये कंडीशन, कोई कंडीशन अगर फुलफ़िल होती है तो ऐसा होगा और अगर कंडीशन फुलफ़िल नहीं होती है तो ऐसा होगा। यानी कि हम लोग अपने पाइथन कोड को ये उसको एक डिसीज़न मेकिंग कैपेबिलिटी दे रहे हैं कि वहाँ से वो डिसाइड कर सकता है कि कंडीशन अगर ट्रू है तो उसे क्या करना है, कंडीशन अगर फॉल्स है तो उसे क्या करना है। यानी हम अपने प्रोग्राम को एक डिसीज़न मेकिंग कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं विथ कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो चलिए अब हम लोग करते क्या हैं। सपोज़ करिए हमने यहाँ पर एक वेरिएबल x लिया हुआ है। आपको पता है वेरिएबल के बारे में हम लोग ने काफ़ी इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है कि वेरिएबल क्या करते हैं, वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो हमने यहाँ पर वही किया, 10 को x में स्टोर कराया है। यहाँ पर हम एक कंडीशन दे देते हैं। कंडीशन देने के लिए हम लोग ने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है इफ़। जैसे कि हम लोग इंग्लिश स्टेटमेंट्स में अपना जो भी सेंटेंस से बोलते हैं कि इफ़ आई एम हेयर वेलकम मी एल्स डू नथिंग। तो ये क्या होगा, ये कंडीशन हो गया कि अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मेरा वेलकम कीजिए, नहीं हूँ तो डू नथिंग। तो सपोज़ हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लेके करते हैं। हमें ये चेक करना है कि ये इवन है या ऑड। अगर ये इवन नंबर होता है तो हमें कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना है, अगर ये ऑड होता है तो हमें एक और दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना है। तो अब हम लोग यहाँ पर ऑपरेटर में भी काम करेंगे। जैसे हम लोग ने एक आपको मॉडुलस ऑपरेटर मैंने समझाया हुआ है, मॉडुलस ऑपरेटर आपने पढ़ा हुआ है कि मॉडुलस क्या करता है। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि मॉडुलस का काम होता है रिमाइंडर को चेक करना, मतलब रिमाइंडर चेक करता है। आप जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है x मॉडुलस 2, दैट मीन्स कि ये क्या करने वाला है, 2 का डिवाइड 10 में करके हमें उसका शेषफल बताने वाला है। दैट मीन्स हमें रिमाइंडर बताने वाला है। तो आपको पता है कि अगर हम 2 का भाग 10 में करेंगे तो हमें शेषफल 0 मिलेगा। तो हम यहाँ पर उस चीज़ को कंपेयर करा रहे हैं, क्योंकि प्रोग्राम को तो नहीं पता होता है ना, क्योंकि देखिए लॉजिक हमें ही देना होता है। प्रोग्राम हमारे सिर्फ दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को रीड करता है और उन पर ही काम करता चला जाता है। प्रोग्राम का अपना कोई लॉजिक नहीं होता, वो सारे लॉजिक्स हमें ही बताने होते हैं। तो हमें पता है कि 2 का डिवाइड करने, अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। तो हम यहाँ पे कंपेयर कराएंगे, क्योंकि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि x की वैल्यू 10 ही होगी, यहाँ पर 11 भी हो सकती है। जो भी यूज़र हमें वैल्यू देगा, अभी यूज़र जो भी वैल्यू देगा उसको हम 2 से डिवाइड करके चेक कराएंगे। अगर हम 2 से डिवाइड कराते हैं 10 का तो शेषफल में हमें 0 मिलता है। अब सपोज़ करिए कि यहाँ पर 10 ना होता, 13 होता, तो तब भी हम यही लिखेंगे। 2 का डिवाइड करने पर अगर हम 2 का डिवाइड कराते हैं 13 पे
तो इस बार हमें 0 नहीं मिलेगा। तो जब हमें 0 मिलेगा तब क्या करना है, और जब हमें 0 नहीं मिलेगा तब हमें क्या करना है। तो इसी चीज़ को हम लोग डिफाइन करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट से। तो आपको पता चल गया होगा कि कंडीशन स्टेटमेंट का हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। डिसीजन मेकिंग के लिए करते हैं, डिसीजन हमें एक लेना होता है, हम लोग वहाँ पर यूज़ करते हैं। तो अब हमने यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ किया। प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ हम लोग करते हैं आउटपुट दिखाने के लिए। तो हमने यहाँ पर एक मैसेज दे सकते हैं कि दिस इज़ ऑड नंबर, सॉरी हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं, हमने लिखा हुआ है इक्वल टू 0, मतलब 2 का डिवाइड अगर किसी नंबर से कराया, किसी भी नंबर से कराया, तो और उसका शेषफल अगर 0 हो गया तो दैट मीन्स कि वो इवन नंबर है। और अगर 2 का डिवाइड कराने पर रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो ये प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन, इसका जो फ्लो है वो एल्स में आएगा, यानी एल्स स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो वो इफ़ का ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, ये ब्लॉक ऑफ कोड होता है इफ़ का, और ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड होता है एल्स का। तो अगर इवन नंबर है तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर 2 का डिवाइड करने पर 0 नहीं आता है तो ये वाला मतलब एल्स वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट दे सकते हैं दिस इज़ ऑड। ठीक है, तो आपको ये इसका लॉजिक क्लियर हुआ होगा। एक बार हम फिर से उसको समझा देते हैं। हमने यहाँ पर x की वैल्यू 13 दी हुई है, 2 का डिवाइड हमने 13 से करके चेक किया कि अगर 2 का डिवाइड 13 से कराने पर 0 आता है, ठीक है 0 आता है। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि 2 का डिवाइड 13 से कराने पर 0 ही आएगा या 0 नहीं आएगा, ये प्रोग्राम चेक करेगा। ठीक है, हमने इसके लिए मॉडुलस ऑपरेटर ऑलरेडी लगा रखा है। तो ये मॉडुलस ऑपरेटर इसीलिए लगा रखा है क्योंकि ये चेक करेगा कि रिमाइंडर आया या नहीं आया, मतलब रिमाइंडर 0 आया या 1 आया। अब 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। अब 2 का डिवाइड अगर हमने 13 डिसाइड किया, x की वैल्यू क्या है 13, अब 2 का डिवाइड हुआ 13 से। अब आप सबको पता है कि 2 का डिवाइड 13 से करने पर रिमाइंडर 0 तो नहीं आएगा, यानी कि ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि इससे हमें फॉल्स मिल रहा है। जब ये कंडीशन ट्रू देगी, देखिए कंपैरिजन ऑपरेटर है यहाँ पर, और कंपैरिजन ऑपरेटर हमें क्या देते हैं हमेशा, ट्रू एंड फॉल्स। अगर आपको कंपैरिजन ऑपरेटर आपने इसके पहले ना पढ़ा तो मैं हमारी प्रीवियस वीडियो में जा करके आप कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में स्टडी कर सकते हैं, वहाँ मैंने डीपली से इस चीज़ को समझाया हुआ है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर का काम होता है कंपेयर करना। अगर कंपेयर करने पर वैल्यू इक्वल है, बड़ी है, छोटी है, जैसा भी आपने सिंबल दिया होगा, तो उस हिसाब से ये हमें रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स। तो अभी के केस में हमें ये फॉल्स दे देगा। तो जब इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स का ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है। अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इफ़ वाला ही ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। यानी इस केस में हमें ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, हमें ये वाला स्टेटमेंट मिल जाएगा। यानी कि अगर हम इसको रन कराते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा दिस इज़ ऑड। अब हम यहाँ पर वैल्यू को चेंज करते हैं। सपोज करिए हमने यहाँ पर वैल्यू कर दी 10। इस बार क्या होगा, 2 का डिवाइड आप 10 में करेंगे तो शेषफल 0 हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये कंडीशन ट्रू लिखी हुई है, सही कंडीशन है। अब ये कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो अब मेरा ये वाला प्रिंट हो जाएगा, यानी ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। यानी अब हमें इसका आंसर मिलने वाला है दिस इज इवन। तो इस तरह से आप इवन और ऑड नंबर को चेक करा सकते हैं यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो आपको इसके बारे में कुछ जानकारी मिली होगी कि किस तरह से हम लोग कंडीशन स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं। लेकिन अभी ये इनकम्प्लीट है, अभी इस पर हम लोग और काम करेंगे। इस पर हम लोग मल्टीपल कंडीशंस पे भी काम होता है। अभी तो देखिए सिंगल कंडीशन है कि अगर या तो इवन होगी या तो ऑड होगी, ये सिंगल कंडीशन हो गई। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रोग्राम्स आपको करने हैं जिस पर मल्टीपल कंडीशन चलती हैं, तो हम लोग अब उस पर काम कर लेते हैं। एक और हम लोग प्रोग्राम इस पर करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट का ही। तो सपोज करिए एक हमने मार्क्स वेरिएबल दिया और मार्क्स वेरिएबल में हमने यहाँ पर दे दिया 60, मतलब किसी स्टूडेंट के मार्क्स 60 आ गए। ठीक है, तो अब हमें मार्क्स के अकॉर्डिंग
स्टूडेंट के स्कोर किए हुए मार्क्स के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि स्टूडेंट को कौन सी डिवीज़न मिली, कि उसको फर्स्ट डिवीज़न मिली, सेकंड डिवीज़न मिलती है, थर्ड डिवीज़न मिलती है, कि वो स्टूडेंट फेल है। तो अब देखिए हम लोग इस पर किस तरह से काम करेंगे। यहाँ पर अभी हम लोग इफ़ कंडीशन पे ही काम करेंगे, इफ़ स्टेटमेंट का को यूज़ करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम स्टूडेंट का रिज़ल्ट बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू मार्क्स। तो इफ़ कंडीशन दे दी हमने यहाँ पे, मार्क्स को हम कंपेयर करा रहे थे कि यहाँ पर अभी हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर का ही यूज़ करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 60 से एबव हैं या 60 के इक्विवेलेंट हैं, 60 के बराबर हैं, तो हमारा जो प्रिंट स्टेटमेंट होगा ये क्या प्रिंट करेगा, फर्स्ट डिवीज़न। देखिए हम स्टूडेंट को यहाँ पर क्या दिखाएंगे कि उसने क्या स्कोर किया, फर्स्ट डिवीज़न स्कोर कर दे, क्योंकि उसके नंबर 60 हैं या फिर उसके नंबर 60 से एबव है। देखिए हमने यहाँ पर जो वैल्यू ली है वो 60 ली है, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू हमेशा 60 नहीं होने वाली है, क्योंकि ये वैल्यू आगे चल के यूज़र देगा। हर स्टूडेंट के मार्क्स 60 तो नहीं होंगे, किसी के 40 होंगे, किसी के 45 होंगे, तो जिसके जो मार्क्स होंगे वो यहाँ पर एंटर होगा। और ये यहाँ से हमारा लॉजिक स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से हमारा प्रोग्राम डिसीजन लेगा कि यूज़र ने क्या डाला, जो डाला उसके अकॉर्डिंग अब ये अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराएगा। तो यहाँ पर ये चेक कर रहा है कि अगर मार्क्स 60 है या 60 से ज़्यादा है तो फर्स्ट डिवीज़न होगी। अब सेकंड यहाँ पर देखिए कंडीशन है, तो अब हम लोग यहाँ पे एल्स का यूज़ ना करके एलिफ का यूज़ करेंगे। एलिफ का यूज़ हम लोग कब करते हैं, जब एक कंडीशन के बाद अगेन हमें फिर से किसी कंडीशन से गुजरना होता है। ऊपर वाले एग्जाम्पल में क्या था कि कंडीशन के बाद एक कंडीशन हो गई, उसके बाद अगर ये फुलफिल नहीं हुई तो फिर लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, मतलब यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, एक ही कंडीशन थी। अगर इवन है तो ये इवन एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं है तो ऑड एग्जीक्यूट हो जाएगा, एक ही कंडीशन थी। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 3 कंडीशन बनेगी, एक तो फर्स्ट डिवीज़न की बनेगी, सेकंड डिवीज़न की बनेगी, थर्ड डिवीज़न की बनेगी। अगर तीनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो लास्ट में फिर हम लोग एल्स स्टेटमेंट में ये डाल सकते हैं कि यू आर फेल्ड। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पर फर्स्ट डिवीज़न का हमने काम कर लिया, अब हम लोग आते हैं सेकेंड डिवीज़न के लिए। तो अब सेकेंड डिवीज़न में सभी को पता है कि अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 50 हैं, 50 के इक्वल हैं, किसी स्टूडेंट के मार्क्स अगर 50 हैं या 50 से ग्रेटर है, ठीक है, या तो मार्क्स 50 हैं या 50 से बड़े हैं, लेकिन ये तो मिनिमम रेंज हो गई, मतलब 50 से 60 के बीच में रहना है। अगर किसी के नंबर 50 से 60 के बीच में है तो सेकंड डिवीज़न होगी। तो कंडीशन हम किस तरह से बनाएंगे, एंड मार्क्स क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू लेस देन, सॉरी नॉट इक्वल टू, लेस देन 50, सॉरी लेस देन 60, ये लेस देन हमें यहाँ पर क्या देना है 60। इस कंडीशन का क्या मतलब है, यानी कि हमने यहाँ पर एक रेंज बना दी है, एक रेंज सेट कर दी है कि अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 50 से 60 के बीच में, मतलब देखिए हमको यहाँ पर 60 को इंक्लूड नहीं करना है, अगर हमने यहाँ पर इक्वल लगा दिया तो ये 60 को भी इंक्लूड कर देगा, उस केस में हमारा प्रोग्राम गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर किसी के मार्क्स 60 हैं तो उसकी तो फर्स्ट डिवीज़न है ना। तो हमें रेंज क्या बनानी है, 50 से स्टार्टिंग करनी है लेकिन 60 से कम, 60 से कम, यानी हमारी ये रेंज हो गई 50 से स्टार्ट करते हुए आप ये कह सकते हैं 59 तक, 60 को हमें इंक्लूड नहीं कराना होता है। फिर हमने यहाँ पर क्या दे दिया, इस रेंज में हमें रिज़ल्ट क्या मिलेगा, यानी किसी स्टूडेंट को रिज़ल्ट क्या मिलने वाला है, सेकेंड डिवीज़न। इस बार फिर से हमें कंडीशन मिलेगी एलिफ, तो हम यहाँ पर फिर से लिख देंगे एलिफ, है ना, एल्स इफ, इसका देखिए फुल फॉर्म होता है एल्स इफ। ये फर्स्ट कंडीशन होती है तो इफ लिखेंगे, अगर कंडीशन के बाद की जो कंडीशंस होती हैं उनके लिए हम लोग एलिफ लिखते हैं। अब हमें काम करना है थर्ड डिवीज़न के लिए, तो जैसे हमने काम किया है सेकेंड डिवीज़न के लिए तो सेम हम लोग लॉजिक यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं थर्ड डिवीज़न के लिए। अब थर्ड डिवीज़न के केस में क्या होता है
कि अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 40 हैं या 40 से एबव हैं एंड मार्क्स लेस देन 49, ठीक है, लेस देन 50 लिख सकते हैं, मतलब 49 तक वो आ जाएगा, लेकिन 50 नहीं कर सकते। देखिए अगर हमने यहाँ पर 50 कर दिया तो फिर वो इस सेकंड डिवीज़न की रेंज में आ जाएगा, इसलिए हमें यहाँ पर इक्वल नहीं देना है, यानी 50 से कम यानी कि 49 तक। तो आप ये कह सकते हैं कि 40 से 49 के बीच में अगर किसी के मार्क्स आते हैं तो उसको हम कौन सी डिवीज़न दे देंगे, उसने स्कोर किया 3rd डिवीज़न। अब यहाँ पर ये बात आती है कि मान लीजिए किसी स्टूडेंट के मार्क्स आ गए 30, तो अब देखिए अगर हम इस कंडीशन की बात करें तो ये कंडीशन तो फुलफिल नहीं हो रही है, क्योंकि अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स यहाँ पर दिया गया है 60 या 60 से अबव के लिए है, तो ये तो क्राइटेरिया फिनिश हो गई। उसके बाद हम इस रेंज को चेक करेंगे, ये 30 इस रेंज में भी नहीं आता है, क्योंकि ये रेंज 50 से 60 के बीच की है, ये रेंज हमारी 40 से 50 के बीच की है, तो मतलब इनमें से किसी भी रेंज में 30 नहीं आता है, यानी कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। तो लास्ट जो हमारा स्टेटमेंट बनेगा, लास्ट स्टेटमेंट क्या होना है, यहाँ पर हम दे देंगे प्रिंट और यहाँ पर दे देना है हमें फेल्ड। ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, इसको हम कर देते हैं फेल्ड। तो ये पूरा प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। हमने पहले स्टूडेंट के मार्क्स यहाँ पर डिफाइन कर दिए, 30 या 40, 50 जो भी आपको लेना है, यहाँ पर आप मार्क्स डिफाइन कर देंगे। उसके बाद हमारा प्रोग्राम ये चेक करेगा कि स्टूडेंट के द्वारा स्कोर किए हुए जो मार्क्स हैं वो किस रेंज में आते हैं। अगर वो 60 से हैं या 60 से ज़्यादा रेंज में है तो फर्स्ट डिवीज़न उसको प्रिंट करा दिया जाएगा। अगर उसके मार्क्स 50 से 60 की रेंज में आते हैं तो सेकेंड डिवीज़न होगा, और अगर उसके मार्क्स 40 से 50 की रेंज में आते हैं तो थर्ड डिवीज़न, और अगर इन तीनों में से किसी रेंज में उसके मार्क्स नहीं हैं तो हम उसको फाइनली क्या डिक्लेयर कर देंगे, फेल्ड। इस प्रोग्राम को हम रन करा लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिख कर के आ रहा है, हमें आउटपुट में फेल्ड आ रहा है, देखिए क्योंकि मार्क्स कितने हैं 30। अब हम बात करते हैं, जब मान लीजिए अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स होते 35, किसी स्टूडेंट ने स्कोर किया 35, तो देखिए 35 के केस में क्या होना है, 35 के केस में भी देखिए क्या लिखा हुआ है, फेल्ड लिखा हुआ है, क्योंकि 35 भी किसी भी रेंज में नहीं आता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर मार्क्स चेंज करके दे दिया 45। देखिए 45 किस रेंज में आएगा, देखिए ये इस रेंज में आएगा 40, मिनिमम 40 एंड मैक्सिमम 50, 50 से कम और 40 या 40 से ज़्यादा, तो ये इस रेंज में आ रहा है, यानी कि अब हमें थर्ड डिवीज़न इसका आउटपुट मिलेगा। देखिए मिल रहा है 45 मार्क्स आने पर कौन सी डिवीज़न मिल रही है, थर्ड डिवीज़न मिल रही है। अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 57 आते हैं, सपोज करें हमने यहाँ पर दे दिया है 57, तो 57 के केस में क्या होगा, देखिए ये इस रेंज में आ रहा है, अब 50 से 60 के बीच में आ रहा है, यानी अब हमें यहाँ पर मार्क्स क्या मिल गए, मतलब सॉरी डिवीज़न क्या हो गई, सेकेंड डिवीज़न। और अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स होते हैं 67, तो 67 इस रेंज में आ गया, मतलब किसी स्टूडेंट के मार्क्स 60 से अबव हो गए तो उसको हम डिक्लेयर कर देंगे फर्स्ट डिवीज़न। तो ये भी आपको समझ में आया होगा कि अगर हमारे पास सिंगल कंडीशन है तो हम लोग इफ़ और एल्स का ही यूज़ कर लेंगे, लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशन है तो हम लोग इफ़ के साथ एलिफ का यूज़ करेंगे और लास्ट में फिर एल्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें किसी को भी डाउट हुआ हो इफ़ एल्स स्टेटमेंट में तो हमसे कमेंट करके अपने क्वेश्चन पूछ सकता है। एक और हम चाहते हैं कि आपको हम इस लॉजिक पर एक और प्रोग्राम डिस्कस करा देते हैं, ताकि आपका इफ़ एल्स स्टेटमेंट का जो लॉजिक है वो पूरी तरह से आ जाए, आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा बड़ी हो रही है, लेकिन आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं तो आप वीडियो को देखते रहिए, शुरू से लेकर के आखिरी तक हम वीडियो को देखते रहना, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर होती रहें। ठीक है, तो चलिए एक और हम प्रोग्राम बनाते हैं। इस बार हम क्या करते हैं, एक पेज क्रिएट कर लेते हैं और हम लोग इफ़ और एल्स स्टेटमेंट में ही काम करने वाले हैं। हमें अपना टॉपिक नहीं चेंज करना है,
तो सपोज़ करिए हमें एक प्रॉफिट लॉस के प्रोग्राम पे हमें काम करना है। तो हमने एक फ़ाइल बना दी है profitloss.py। हमें चेक करना है कि किसी कस्टमर को या किसी पर्सन को कब प्रॉफिट हुआ और कब लॉस हुआ। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस तो आप जानते ही हैं कि अगर हमने किसी सामान को ख़रीदा, ठीक है, और उसको हम ज़्यादा में बेच रहे हैं तो ये हमारे लिए प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर हमने उसको कम में ख़रीद करके, मतलब ज़्यादा में ख़रीद करके कम में बेच रहे हैं तो हमें लॉस हो जाएगा। तो सपोज़ करिए कि अगर हमारा जो सेल्स प्राइस है ना, हमने एक एसपी वेरिएबल ले लिया। सेल्स प्राइस मतलब सेल्स प्राइस वो कॉस्ट है जिस पर हमने किसी सामान को बेचा होगा। हमने मान लीजिए 500 रुपये में किसी सामान को बेचा। कॉस्ट प्राइस का मतलब ये वो प्राइस होता है जिस पर हमने किसी सामान को ख़रीदा। देखिए हमने यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमने 600 में ख़रीदा लेकिन बेचा तो 500 में। यहाँ पर यानी यहाँ पर हमें लॉस हो रहा है 100 रुपये का। ठीक है, लेकिन ये हमें पता है एज ए ह्यूमन बीइंग, क्योंकि हमारा दिमाग अलग चलता है और प्रोग्राम कुछ और नहीं, प्रोग्राम हम ही लोग बनाते हैं। ठीक है, तो ये प्रोग्राम कैसे हमारा डिसाइड करेगा कि प्रॉफिट हो रहा है लॉस, क्योंकि उसको तो कोई नॉलेज ही नहीं है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इफ और एल्स कंडीशन से ही समझाएंगे कि अगर एसपी बड़ा है, देखिए जैसा हम लोग सोचते हैं ऐसे आपको उसकी भी थिंकिंग बनानी है। जैसा आपका दिमाग काम करता है, आप कैसे डिसाइड करते हैं कि हमें प्रॉफिट हो या लॉस, आप कैसे डिसाइड करते हैं? आप अपने आप से पूछिए कि आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो आप ऐसे ही तो समझेंगे कि अगर हमने ज़्यादा में बेचा तो हमें प्रॉफिट हो गया, या अगर हमने कम में बेचा तो हमें लॉस हो गया। तो यही चीज़ आपको प्रोग्राम को समझानी है। और यहाँ पर बड़ा और छोटा आपको कंपेयर करना है, यानी कि आप कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तो अब आप यहाँ पर ये चेक कर रहे हैं कि एसपी क्या सीपी से बड़ा है। तो अगर एसपी सीपी से बड़ा है तो जाहिर सी बात है कि हमें यहाँ पर क्या होना है, यहाँ पर हमें क्या में होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, क्योंकि सेल्स प्राइस बड़ा हो गया कॉस्ट प्राइस से। ठीक है ना, हम देखें वैल्यू को देकर के आपको नहीं समझना है, वैल्यू एक अलग चीज़ हो गई। आपको अपने प्रोग्राम को ये बताना है, देखिए वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना, वैल्यू यूज़र देगा, वैल्यू यूज़र कुछ भी दे सकता है। आपको इस पर फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है यहाँ से लाइन नंबर 4 से। ये वैल्यू यूज़र देगा, कुछ भी हो सकती है। आपको प्रॉफिट के लिए चेक करना है, जैसे आप सोचते हैं वैसे आपको प्रोग्राम को बताना है कि अगर एसपी बड़ा होता है, यानी एसपी की वैल्यू अगर सीपी की वैल्यू से बड़ी है तो प्रॉफिट प्रिंट करना है। नेक्स्ट कंडीशन क्या बनेगी, देखिए यहाँ पर फिर से एक कंडीशन है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एलिफ। जैसे हमने यहाँ पे आपको बताया कि अगर कंडीशन के बाद फिर एक कंडीशन है, कंडीशन के बाद फिर एक कंडीशन है, तो आप क्या लगाएंगे, एलिफ। और अगर कंडीशन के बाद कोई कंडीशन नहीं है तो आप सीधे एल्स में आ सकते हैं। तो आपने यहाँ पर दे दिया प्रिंट, सॉरी अब हमें कंडीशन भी देनी है पहले, तो हम यहाँ पर दे देंगे कि अगर एसपी सीपी से छोटा होता है, यानी एसपी लेस देन सीपी। देखिए अब हम क्या बोल रहे हैं कि अगर कॉस्ट प्राइस बड़ा है, यानी हम कह सकते हैं सेल्स प्राइस अगर छोटा है कॉस्ट प्राइस से, या उल्टा कह दीजिए आपकी कॉस्ट प्राइस बड़ा हो गया सेल्स प्राइस से, तो इस केस में क्या होना है, लॉस होना है। देखिए बिल्कुल सिंपल है, जैसे आप सोचते हैं वैसे आप अपने प्रोग्राम को बताएंगे, तो लॉस हो गया। अब नो प्रॉफिट नो लॉस कब होता है, तो फिर हम एल्स में आएंगे। अब देखिए ना ही ये कंडीशन चल रही ना ये कंडीशन हुई, मतलब ना ही, भाई देखिए लॉजिक्स क्या कह रहा है, या तो एसपी सीपी से बड़ा होगा या तो एसपी सीपी से छोटा होगा। और ये भी तो हो सकता है कि ना ही एसपी सीपी से बड़ा हो ना ही एसपी सीपी से छोटा हो, तो मतलब बीच का रास्ता क्या निकलता है कि एसपी सीपी के बराबर होगा। ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पर कंडीशन भी दे सकते हैं और फाइनल डिसीजन मेकिंग भी आप कर सकते हैं। तो आप उसको एल्स स्टेटमेंट में दे दें। इसमें आप क्या कहेंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि एल्स में हम इसीलिए आ पा रहे हैं। एल्स में अगर हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन एल्स में आ रहा है तो दैट मीन्स कि एसपी और सीपी दोनों बराबर होंगे, तभी वो ना इस कंडीशन पे आया और ना ही प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन इस कंडीशन पे आया, ना ही उसने इसको ट्रू किया ना ही उसने इसको ट्रू किया, तो इसका मतलब दोनों बराबर हैं। अब जब दोनों बराबर हैं
तो ना ही हमें प्रॉफिट हुआ और ना ही हमें लॉस हुआ। अब देखिए इस प्रोग्राम को हम रन करा के चेक करते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमें दिखा रहा है लॉस। लॉस क्यों दिखा रहा है? क्योंकि देखिए SP की वैल्यू 500 है और CP की वैल्यू 600 है, तो 500 600 से बड़ा तो होता नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जंप हो गया एलिफ में, मतलब सेकंड कंडीशन को चेक करने लगा। अब यहाँ पर उसने देखा कि SP की वैल्यू है 500, CP की वैल्यू है 600, तो ये कंडीशन उसको सही लगी कि हाँ 500 600 से छोटा होता है। तो इसको ये कंडीशन सही लगी, तो इसने तुरंत क्या किया, इसका लॉस वैल्यू प्रिंट कर दी, है ना, इसने प्रिंट कर दिया लॉस। अब सपोज करिए कि अगर सेल्स प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों बराबर होते, अब इस केस में क्या होगा, फिर से चेक तो यहीं से करेगा कि SP क्या CP से बड़ा है, नहीं बड़ा है, तो इस कंडीशन को वो फॉल्स कर देगा। फिर वो सेकंड कंडीशन को चेक करेगा कि क्या SP CP से छोटा है, नहीं है, तो ये इस कंडीशन को भी फॉल्स कर दे रहा है। यानी फाइनल हमारा स्टेटमेंट क्या निकलता है, ये वाला, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, तो देखिए अब हमें आंसर क्या मिला यहाँ पे, नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि सेल्स प्राइस और कॉस्ट प्राइस ये दोनों इक्वल है, दोनों वैल्यूज बराबर हैं। तो इस तरह से आपको पता चला होगा कि इफ एल्स स्टेटमेंट्स क्या होते हैं पाइथन में, और किस तरह से हम लोग डिसीजन मेकिंग कराते हैं अपने प्रोग्राम में, किस तरह से हम लोग कंडीशन चेक करते हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स फिर से यूज़ कर लिए हैं, तो आपको समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो होगा फंक्शंस। इफ एल्स स्टेटमेंट के बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस। फंक्शंस को हम लोग अच्छे से समझेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि जो भी आप यहाँ पर काम करते हैं, हम हर वीडियो में इस चीज़ को बोलते हैं, और इसका मेरा बार बार बोलने का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद होता है कि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर होती रहें। और उसका सिर्फ और सिर्फ तरीका ये है कि आप जितनी चीज़ों को यहाँ पर पढ़ते जाएं उसको आप प्रैक्टिकल ज़रूर करें। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू।